दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट AG 509 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि ये मैराथन क्लास होने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका यह भी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा जाएगा पिछले सब्जेक्ट की तरह, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। और इसके बाद भी 1 से 2 वीडियो और ज़रूर आएगा इस सब्जेक्ट का, क्योंकि यह जो PDF है, यह जो मैराथन क्लास होने वाला है, यह सिर्फ 12 से 15 पेज का है PDF, ठीक है, उसी का होने वाला है। और इसी में मैंने कवर करने की बहुत कुछ कोशिश किया है। इसके बाद भी आप लोगों को और 1 से 2 वीडियो कराया जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, ठीक है। उससे पहले जानेंगे कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। तो बौद्धिक संपदा क्या होती है समझिएगा। जैसे क्या होगा कि आपके मन में एक विचार आया और आपने कोई एक मशीन बना दी या कोई आपने एक किताब लिख दी, ठीक है। तो आपके मन में जो विचार है, आपने उससे कोई एक नया निर्माण कर दिया या कोई किताब लिख दिया, यह क्या हो गई, यही बौद्धिक संपदा है। यह बौद्धिक संपदा को मस्तिष्क की उपज बोला जाता है। मतलब आपके दिमाग में आइडिया आया और आपने उससे एक किताब लिख दिया, आपने उससे एक मशीन बना दिया। तो आप चाहते हैं कि मैंने जो किताब लिखा है, ऐसा किताब मेरे जैसा कोई और न छाप दे, यही चीज़, ठीक है। या आपने जो मशीन बनाई है वही मशीन कोई और न बना दे, या हमारे अलावा कोई यूज ना कर सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको एक अधिकार दिया जाता है, जिसको बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो भारत है, यहाँ पर 8 अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार को दिया जाता है, जिसमें पहला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, दूसरा द कॉपीराइट एक्ट 1957, तीसरा द डिजाइन एक्ट 2000 और चौथा द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। पाँचवां द पेटेंट एक्ट 1970, छठवां द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 और द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो आपने यह जो अपने मस्तिष्क के ऊपर से किताब लिखा है या मशीन बनाया है, इस मशीन को क्या करेंगे, आप पेटेंट करवाएंगे, ठीक है। पेटेंट करवाएंगे तो आपको एक अधिकार दिया जाएगा। यही जो अधिकार होता है, इसी को बोला जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। क्या बोला जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, अभी तक तो कुछ समझ में आ गया होगा। बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है, एक प्रकार की भौतिक संपत्ति होती है। मतलब भौतिक संपत्ति मतलब समझ रहे हैं, वह जो संपत्ति रहेगी उसको कोई भी छू सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसको लिख कौन सकता है, उसको बना कौन सकता है, जो उसको एक बार बनाया हुआ हो, वह उसके मस्तिष्क की उपज होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक प्रकार की भौतिक संपत्ति होती है, ठीक है, जो कि मानव मस्तिष्क की उपज होती है। यह एक प्रकार की भौतिक संपत्ति है जो मानव की बुद्धि या मनुष्य की रचना होती है। जो मानव की बुद्धि होती है या मनुष्य की रचना होती है। आपने कोई पेन बना दिया है अलग टाइप का, वह क्या हो गया, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कोई आइडिया हो गया, तभी ना आपने उसको बनाया होगा। तो इसी को बोला जाता है बौद्धिक संपदा। आगे देखते हैं, कोई भी बौद्धिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। कोई भी बौद्धिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि होती है या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। आप कोई मशीन बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, सभी के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आइडिया आता है, वह क्या हो गई, मस्तिष्क की उपज हो गई, और उसमें उन्होंने रचना किया तो यह क्या हो गई, वो रचना हो गई, ठीक है। और वह व्यक्ति या संपत्ति का स्वामी होता है, ठीक है। कोई भी बौद्धिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है, और वह व्यक्ति जो होता है उसी संपत्ति का स्वामी होता है। संपत्ति के स्वामी को उसका उचित उपभोग करने या किसी अन्य व्यक्तियों को नियमानुसार उपयोग करने देने के लिए अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। जो व्यक्ति होता है, जो संपत्ति का मालिक होता है, जिसने मशीन बनाया हुआ है, उसकी बात, एक मशीन का एग्जाम्पल चलेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जिसने मशीन को बनाया हुआ है वह उसका मालिक रहेगा, वही उसका उचित उपयोग करेगा और किसी अन्य व्यक्तियों को नियम के अनुसार उसको उपयोग करने के लिए दे सकता है, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार अभौतिक संपत्ति होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार जो होती है वह अभौतिक संपत्ति होती है, लेकिन जो बौद्धिक संपदा होती है वह भौतिक संपत्ति होती है, याद रखिएगा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार
अबौद्धिक संपत्ति होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की उपज होती है। दुनिया के देश कई सदियों से अपने अपने कानून बनाकर इन्हें सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। इसके लिए सन 1994 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन बना, जिसका एक समझौता है ट्रिप्स। 1994 में क्या बना? विश्व व्यापार संगठन, जिसका समझौता है ट्रिप्स। ठीक है, और आगे देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं जैसे आविष्कारों, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों, प्रतीकों, नामों और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले चित्रों के लिए दिया गया अधिकार होता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं जैसे आविष्कारों, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों और प्रतीकों, नामों और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले चित्रों के लिए दिया गया एक अधिकार होता है। तो यह था बौद्धिक संपदा अधिकार। आगे देखेंगे अगला, पेटेंट क्या है? विस्तार से समझाइए। पेटेंट 100% एग्जाम में आएगा, कहीं ना कहीं 100% एग्जाम में आएगा। आप लोग देखिएगा पेटेंट, और पेटेंट एक्ट 1970 भी पढ़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो पेटेंट क्या है? पेटेंट एक प्रकार का एक अधिकार है। क्या है? एक प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कारक या उसके उत्तराधिकारी को किसी उत्तराधिकारी को कानून द्वारा सत्यापित व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए निश्चित समय अवधि तक प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो पेटेंट होता है एक प्रकार का अधिकार होता है जो किसी आविष्कारक या उसके उत्तराधिकारी को, जिसने किसी चीज़ का आविष्कार किया है, उसके उत्तराधिकारी को कानून द्वारा सत्यापित व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए निश्चित समय अवधि के लिए, कुछ समय अवधि होती है, लगभग 20 साल होता है, उसके लिए उसको प्रदान किया जाता है। समय अवधि में आविष्कारक अथवा उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वह अपने आविष्कार का व्यापारीकरण कर सके, वह अपने आविष्कार को बेच सके। ठीक है, तथा आर्थिक लाभ उठा सके। एक व्यक्ति अपने जीवन का अमूल्य समय और धन किसी आविष्कार के पीछे लगाता है, तब जाकर वह कामयाब हो पाता है। पेटेंट उसी व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित एक उपलब्धि है जिसका लाभ उसे 20 वर्षों तक मिलता है। पेटेंट का लाभ कितने वर्षों तक मिलता है? 20 वर्षों तक मिलता है। इस 20 वर्षों के बाद यह पेटेंट आविष्कार पूरे समाज का या देश की संपत्ति कहने लगती है। जैसे आपने कोई मशीन का आविष्कार किया ना, तो आपको एक पेटेंट आप उसको करवाएंगे। पेटेंट देखिए, मेरा जैसे जो लोगो है, ठीक है, इस लोगो का मैंने पेटेंट नहीं करवाया है, लेकिन यदि कोई ऐसा पेटेंट करवाया रहेगा और मेरे ऊपर यदि कंप्लेन कर देगा कि मेरे जैसा लोगो उसने यूज किया है ना, तो मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, मुझे कि बहुत सारा जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पेटेंट करवाया और मैंने नहीं करवाया है। आपने कोई मशीन बनाई, उसको पेटेंट करवा लिया, आपकी जैसा कोई मशीन दूसरा और नहीं बना सकता। ठीक है, यदि बनाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो आपने पेटेंट यदि करवा लिया तो आप चाहेंगे इसको बेच सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसको किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, कुछ नियम के अनुसार। ठीक है, कुछ नियम के अंडर में अधिकृत करके। तो यही होता है पेटेंट। पेटेंट समझ में आया ना? पेटेंट एक प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कारक को या साहित्यिक कलात्मक व्यक्तियों को उसके रचना के लिए दिया जाने वाला एक अधिकार होता है, जिसे वो जब चाहे तब यूज कर सकता है। ठीक है, और दूसरों को दे सकता है, व्यापारीकरण कर सकता है, व्यापारीकरण से आर्थिक लाभ कमा सकता है। क्योंकि जो पेटेंट होता है, जो भी वो आविष्कार करता है, उसको करने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। ठीक है, इसकी वजह से ये पेटेंट अधिकार दिया जाता है। पेटेंट अधिकार 20 वर्षों तक होता है। देखिए, याद रखिएगा, पेटेंट अधिकार 20 वर्षों तक होता है। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण की व्याख्या कीजिए। पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण की व्याख्या कीजिए। तो भारत सरकार ने पादप किस्म, पादप प्रजनक तथा कृषि अधिकारों की रक्षा हेतु वर्ष 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया। ठीक है, 2000 में क्या लागू किया? प्लांट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। इसको भारत सरकार ने लागू किया था 2001 में। किसको? द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट, हिंदी में बोल सकते हैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने सन 2001 ईस्वी में लागू किया था। यह अधिनियम जो प्लांट ब्रीडर होता है, पादप प्रजनक होता है, उसके अनुसंधानकर्ताओं के साथ साथ पादप सामग्री के संरक्षण, सुधार तथा नई पादप किस्मों के विकास हेतु आनुवांशिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले कृषकों को भी कई अधिकार तथा मान्यता प्रदान करता है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पहला है पादप प्रजनकों का अधिकार। तो इसमें पादप प्रजनक के क्या अधिकार होते हैं?
तो प्रजनक अपनी किस्मों को पंजीकृत कर सकता है, जिससे उसे संरक्षित किस्म के उत्पादन, उसकी बिक्री, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त होगा। आपने कोई वैरायटी, जैसे कोई प्लांट ब्रीडर होता है जब वो वैरायटी विकसित करता है तो वह उससे क्या करता है, पेटेंट करवा लेता है। उसके लिए एक एक्ट बना है जिसको बोलते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत क्या करता है, वह पंजीकृत कर सकता है। पंजीकृत कर देगा तो उसको संरक्षित किस्म के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब कि क्या किया जाएगा, कोई और वैसी वैरायटी तैयार नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रजनक अपनी किस्मों को पंजीकृत कर सकता है, जिससे उसे संरक्षित किस्म के उत्पादन, उसकी बिक्री, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार उसी को होता है। ठीक है, वे प्रजनक बीजों के बहुगुणन एवं उनकी बिक्री के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और अधिकारों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही भी कर सकता है। ठीक है, आगे अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार। तो अनुसंधानकर्ता प्रयोग अथवा अनुसंधान के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकता है। उसे नई किस्म विकसित करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म को उपयोग में लेने का अधिकार होता है। ठीक है, जो भी अनुसंधान करता होता है, रिसर्च करने वाले होते हैं, वह अनुसंधान में किसी भी पंजीकृत किस्म का भी उपयोग कर सकते हैं। उसे नई किस्म विकसित करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म को उपयोग करने का अधिकार होता है, परंतु ऐसी नई किस्मों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु किसी पंजीकृत किस्म का पैतृक रूप बार बार उपयोग करने के लिए उसे उस किस्म के प्रजनक से आधिकारिक रूप से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आगे कृषक के अधिकार। तो भारतीय अधिनियम का कृषक अधिकार खंड अध्याय 6 विशिष्ट विशेषताओं से युक्त होता है, जो कृषकों को अत्यधिक महत्व देता है। ठीक है, तो भारतीय अधिनियम का कृषक अधिकार खंड जो होता है वह विशिष्ट अधिकार खंड अध्याय 6 जो है, या भाग 6 बोल सकते हैं, यह विशेष विशेषताओं से युक्त होता है जो कृषकों को अत्यधिक महत्व देता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ट्रिप्स की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ट्रिप्स की संक्षिप्त व्याख्या करना है। तो ट्रिप्स का पूरा नाम क्या होता है? तो ट्रिप्स का पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स का पूरा नाम होता है। यह क्या होती है? तो यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ठीक है, इसे बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को प्रभावी रूप से इसको लागू किया गया था। जो पहले WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको सन 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को ट्रिप्स में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो एक समझौता हुआ जिसको ट्रिप्स समझौता बोला गया। ट्रिप्स 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा के अधिकारों की चर्चा करता है। ट्रिप्स जो होता है 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा करता है, जिसमें कॉपीराइट और रिलेटेड राइट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है, भौगोलिक आदर्शन होता है, औद्योगिक डिजाइन होता है, पेटेंट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन होती है और अप्रकाशित सूचना का संरक्षण और ट्रेड सीक्रेट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ट्रिप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे ट्रिप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, अभी इसमें इंपॉर्टेंट है सब। आगे गैट, WTO, ट्रिप्स और WIPO का पूरा नाम बताइए। तो नाम तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन याद रखिएगा। गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स का पूरा नाम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और WIPO का पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सॉरी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने राइट बोल दिया, WIPO है ना, सॉरी, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट का IPR, इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट IPR से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट, तो एकीकृत परिपथ एक ऋण विद्युत या आणविक परिपथ होता है। एक गलत हो गया है, ठीक है, इसको नहीं आप लोग देखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। इसकी सुरक्षा करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस सर्किट का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यह देखिए सिर्फ एक प्रकार की सर्किट होती है जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, एक प्रकार की सर्किट होती है जिसके लिए इनकी सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है, जो यह बताता है कि इसका यूज कोई और न कर पाए। ठीक है, या इसके जैसा कोई और सर्किट न बना पाए। आगे देखेंगे ट्रेड सीक्रेट, तो कंपनी का कोई भी अभ्यास या प्रक्रिया जिसे आमतौर पर कंपनी के बाहर नहीं जाना जाता या कंपनी के बाहर नहीं जानने दिया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, कंपनी के अंदर की जो कुछ ऐसी बातें जो कोई बाहर नहीं जानता हो उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट मानी जाने वाली जानकारी
कंपनी को अपनी प्रतिद्वंदियों पर एक आर्थिक लाभ देती है और अक्सर आंतरिक अनुसंधान और विकास का एक उत्पाद होता है। यह जानकारी विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे विनिर्माण के रूप में, कोई निर्माण के रूप में हो गया, प्रक्रिया के रूप में, कोई रेसिपी के रूप में, ग्राहक की सूची के रूप में, बाजार के रिसर्च डेटा आदि के रूप में हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का वर्णन कीजिए। तो भारत सरकार ने गजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी नई दिल्ली ने मंगलवार 30 अक्टूबर 2001 को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को स्यू जेनेरिस प्रणाली अपनाते हुए लागू किया था। समझिएगा, बहुत कुछ बात बोल दिया गया यहीं पे। भारत सरकार ने द गजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 के द्वारा अथॉरिटी नई दिल्ली ने मंगलवार 30 अक्टूबर 2001 को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को स्यू जेनेरिस प्रणाली को अपनाते हुए लागू किया था। किस प्रणाली को अपनाते हुए लागू किया था? स्यू जेनेरिस प्रणाली को अपनाते हुए लागू किया गया था। पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 एवं पादप प्रजनकों को उनकी प्रजाति का मालिकाना हक स्वीकृत करता है या मालिकाना हक प्रदान करता है। ठीक है, यह जो अधिकार है पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यह किसानों को और पादप प्रजनकों को उनकी प्रजाति का मालिकाना हक प्रदान करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है जिसके अंतर्गत किसान या पादप प्रजनक को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के द्वारा पंजीकृत किस्म के उत्पादन के आयात, निर्यात, वितरण, बाजार व बेचने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है एक व्यक्तिगत अधिकार होता है जिसके अंतर्गत किसान या पादप प्रजनक को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के द्वारा पंजीकृत किस्म के उत्पादन के आयात, निर्यात, वितरण, बाजार व बेचने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, भारतीय कानून न केवल पौधों की नई किस्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1978 के अनुरूप होता है, बल्कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनक संस्थानों और किसान हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान भी होते हैं। ठीक है, भारतीय कानून न केवल पौधों की नई किस्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1978 के अनुरूप होता है, बल्कि इसमें सभी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनक संस्थान और किसान हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान भी होते हैं। ठीक है, यह कानून प्रजनक गतिविधियों में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है और ट्रिप्स को इस तरह लागू करने का भी प्रावधान करता है कि जो निजी सार्वजनिक क्षेत्रों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ संसाधन रहित सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक आर्थिक हितों का समर्थन करता है। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ? समझ में देखिए आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 जिसको मैंने बताया, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बताने में फिर से टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे यूपीओबी के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीओबी। यूपीओबी का पूरा नाम होता है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट यूपीओबी का पूरा नाम होता है। पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूपीओबी, जिसे यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट बोलते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना सन 1961 में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के द्वारा किया गया था, जिसको बर्न कन्वेंशन के नाम से बोला जाता है। नहीं तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन लिखिएगा, बर्न कन्वेंशन अभी आगे आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? यूपीओबी का यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। यह पौधे की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूपीओबी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्म के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधे की विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना है और उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज के लाभ के लिए पौधे की जो भी नई किस्म है उसके विकास को प्रोत्साहित करना, उसके उद्देश्य से पौधे की विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और इसको बढ़ावा देना। ठीक है, यूपीओबी कन्वेंशन सदस्यों को नए पौधे की किस्मों के प्रजनकों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ब्रीडर का अधिकार प्रदान करके पौधों के प्रजनक को प्रोत्साहित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जो यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी एक्ट
इसका पूरा नाम क्या था, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके अंतर्गत किस्मों को प्रजनकों को आईपीआर ब्रीडर का अधिकार प्रदान करके पौधों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यूपीओबी क्या होता है समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं ITPGRFA क्या है, ठीक है। ITPGRFA क्या है, तो इसको ITPGRFA 2004 के नाम से भी जाना जाता है या ITPGRFA के नाम से जाना जाता है। यह क्या होता है, तो 2004 में इसको बनाया गया था। सबसे पहले यह जान लीजिए, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को गारंटी देना, जो खाद्य खाने वाला प्रोडक्ट होता है उसको गारंटी देना है, ठीक है। इसको सन 2004 में बनाया गया था। ITPGRFA को सन 2004 में बनाया गया था। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है। यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को गारंटी देना, जो खाने वाली सामग्री आती जाती है देश से बाहर उसको सुरक्षा प्रदान करना है। यह पौधों के आहार और कृषि के उद्योगों से संबंधित जेनेटिक संसाधनों को संरक्षित करने और संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह पौधे के आहार और कृषि के उद्यानों से संबंधित जेनेटिक संसाधनों को संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पौधों जैसे कि अनाज, सब्जी, फल, जेनेटिक संसाधनों को सहेजा जाए ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी इनका यूज कर सके। इसके लिए ये इसको बनाया गया था, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला ट्रेडमार्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेडमार्क क्या होता है, जब देखेंगे कुछ लाएंगे प्रोडक्ट तो उस पर एक मार्क लगा होता है, उसी मार्क को बोला था ट्रेडमार्क। क्या बोला था, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक प्रकार की बौद्धिक संपदा होती है जिसमें एक पहचान जाने वाली योग्य प्रतीक पहचानने योग्य एक प्रतीक होता है या डिजाइन अथवा अभिव्यक्ति होती है, जिससे आप पता लगाएंगे कि ये किस ब्रांड का है। टाटा की गाड़ी देखी है ना, उस पर कैसा लोगो होता है, BMW पे कैसा लोगो होता है। निरमा आप जो लेते हैं, निरमा जैसे निरमा जानते हैं आप लोग ना, क्या बोल सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, सबका अलग अलग अपना एक लोगो होता है, ठीक है। वह मार्क होता है, वह क्या एक ट्रेड मार्क होता है, ठीक है। मतलब ट्रेड मार्क समझिएगा, मतलब पहचानने के लिए एक मार्क किया जाता है जिससे कि आप पहचाने कि किस ब्रांड का है। तो ट्रेडमार्क एक प्रकार की बौद्धिक संपदा होती है जिसमें एक पहचान जाने योग्य प्रतीक होता है या डिजाइन होती है अथवा अभिव्यक्ति होती है। ट्रेडमार्क ऐसा चीज़ होता है जो आपकी सेवा, उत्पाद या व्यवस्था को एक विशेष पहचान देता है, ठीक है। ट्रेडमार्क आपकी किसी भी वस्तु को, आपकी सेवा को, आपकी योजना को एक विशेष पहचान देता है। इसका लाभ क्या, बहुत सारा लाभ इसका। ट्रेडमार्क एक व्यवसाय की पहचान बन सकता है और उसे अन्य वाक्यों से, व्यापारों से अलग कर सकता है, ठीक है। ट्रेडमार्क एक विशेष प्रकार की व्यवसाय की पहचान बन सकता है और अन्य व्यापारों से अलग कर सकता है। एक प्रमाणित ट्रेडमार्क व्यापार को ग्राहकों के बीच अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ाता है, ठीक है। आप यदि किसी चीज़ पर, आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, उस पर क्या किया आपने, ट्रेडमार्क करवा लिया, उस पर आपका मार्क लगाया, तो आपका जो ग्राहक है जानता है कि यह जो ब्रांड है अच्छा है, मैं इसी का यूज करूंगा। इससे क्या होता है, ग्राहकों को उसे ढूंढने में आसानी होती है, कोई खोजना नहीं पड़ता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रमाणित ट्रेडमार्क व्यापार को ग्राहकों के बीच अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास को बढ़ाता है। आगे कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक प्रमाणित ट्रेडमार्क होने से व्यापार विस्तार करना सरल हो जाता है क्योंकि लोग उसे पहचानने लगते हैं और उस पर विश्वास भी करने लगते हैं, ठीक है। तो यह था ट्रेडमार्क। आगे देखेंगे भारत में पेटेंट एक्ट या पेटेंट सिस्टम 1970 क्या है उसके बारे में बताइए। तो थोड़ा बहुत देखेंगे इसके बारे में। तो भारत में पेटेंट सिस्टम एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नए और आविष्कृत उत्पादों और प्रक्रियाओं को संरक्षित करना है। इसका उद्देश्य क्या है, नए और आविष्कृत उत्पादों और प्रक्रियाओं को संरक्षित करना। इसका मुख्य उद्देश्य आविष्कारकों को उनके उत्पादों या प्रक्रियाओं के लिए निर्दिष्ट समय तक एक विशेष अधिकार प्रदान करता है जिससे वे अपने निवेशों को पुनः प्राप्त कर सके। तो इसी अधिकार को बोला जाता है पेटेंट अधिकार। पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे किसी व्यक्ति या कानूनी या कंपनी को अपने आविष्कार की पहचान और संरक्षण का अधिकार मिलता है। यह अन्य लोगों को उस आविष्कार का उपयोग करने से रोकता है, अन्य लोगों को उस अधिकार का उपयोग करने से रोकता है। आगे देखेंगे इन सभी का फुल फॉर्म देखना है। तो पहला WIPO का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स का भी पूरा नाम बताया था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। PPB का पूरा नाम होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, प्रोटेक्शन डाटा बैंक, ठीक है।
पीपीबी का पूरा नाम प्रोटेक्शन डाटा बैंक और आईपीआर का पूरा नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1 जनवरी 1955 जिसको 1 जनवरी 1995 को ट्रिप्स में परिवर्तित कर दिया गया। यूपीओबी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो यह था इनका फुल फॉर्म। आगे चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय जीन बैंक को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय जीन बैंक क्या है, उसको परिभाषित करना है, इम्पॉर्टेंट है। तो भारत सरकार द्वारा पादप किस्म अधिनियम 2001 की धारा 45 के तहत राष्ट्रीय जीन कोष का गठन किया गया। भारत सरकार की पादप किस्म अधिनियम 2001 की धारा 45 के तहत राष्ट्रीय जीन कोष का गठन किया गया। इस कोष का उपयोग इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण, संग्रह सहित अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और लंबी समय तक उपयोग के लिए भी किया जाता है। अब यहीं पर जान लीजिए इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी इन सीटू संरक्षण वह होता है जब किसी पादप को उसी स्थान पर आप क्या करते हैं, संरक्षित कर देते हैं जहाँ पर वह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इन सीटू। और एक्स सीटू होता है यहाँ से ले जाकर किसी बीज बैंक या जीन बैंक में रखते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। जैसे जब कोई जानवर है, ठीक है, कोई जानवर है यहाँ पर पाया जा रहा है और आप क्या करेंगे, इसी जहाँ पर वो जानवर रहता है उसी को एक जंगल बना देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इन सीटू। आपने उसके प्राकृतिक आवास को ही जंगल बना दिया, यह हो गया इन सीटू। इस प्रकार कोई पौधा तो उसके आवास को ही क्या बना देंगे, उसका प्राकृतिक आवास को ही मतलब संरक्षित कर देंगे, तो यह हो जाएगा इन सीटू। और एक्स सीटू होता है कि यहाँ से जानवर को ले जाकर चिड़ियाघर में छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से पौधे में होते हैं, एक जहाँ पर पाया जा रहा है प्राकृतिक से वहीं पर अगर उसको संरक्षित कर देंगे तो उसको बोलते हैं इन सीटू। और वहाँ से ले जाकर किसी जीन बैंक में रखेंगे, बीज बैंक में रखेंगे, तो इन सभी को बोला जाता है एक्स सीटू। तो भारत सरकार द्वारा पादप किस्म अधिनियम 2001 की धारा 45 के तहत राष्ट्रीय जीन कोष का गठन किया गया। इस कोष का उपयोग इन सीटू और एक्स सीटू संग्रह सहित अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और लंबे समय तक उपयोग के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जीन बैंक क्या होता है। तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना सन 1996 ईस्वी में पंजीकृत प्रजातियों के प्रजनकों द्वारा भेजी गई बीज सामग्री या जन्मपराग को भंडारण करने के लिए किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 ईस्वी में पंजीकृत प्रजातियों के प्रजनकों द्वारा भेजी गई बीज सामग्री या जन्मपराग को भंडारण के लिए किया गया था। राष्ट्रीय जीन बैंक होता क्या है, राष्ट्रीय जीन एक प्रकार का बैंक होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे के अवशेष को संरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है, जिससे नया पौधा तैयार किया जा सके। तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना सन 1996 ईस्वी में पंजीकृत प्रजातियों के प्रजनकों द्वारा भेजी गई बीज सामग्री या जन्म प्लाज्म को भंडारित करने के लिए किया गया था। इस बैंक में बीजों के रूप में 1 मिलियन जन्म प्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है, ठीक है। इस बैंक में बीजों के रूप में 1 मिलियन जन्म प्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। जन्म प्लाज्म जीवित ऊतक होते हैं जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। तो यह था आप लोगों का राष्ट्रीय जीन बैंक। आगे देखते हैं वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन क्या है, तो वर्ण सम्मेलन एक प्रकार का सम्मेलन है, एक प्रकार का सम्मेलन जिसमें साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए वर्ण सम्मेलन, जिससे आमतौर पर वर्ण कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसी को वर्ण कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह क्या है, यह कॉपीराइट को नियंत्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। वर्ण सम्मेलन जो होता है, वर्ण कन्वेंशन, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कॉपीराइट को कंट्रोल करने वाला। इसे पहली बार सन 1886 ईस्वी में बर्न स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था, इसीलिए इसे वर्ण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वर्ण सम्मेलन आधुनिक कॉपीराइट कानून के कई पहलुओं को सूचीबद्ध करता है। इससे उनकी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया कि कॉपीराइट उस क्षण मौजूद होता है जब कोई कार्य निश्चित होता है या पंजीकरण की आवश्यकता के बजाय एक मूर्त प्रारूप में प्रकट होता है, ठीक है। तो यही था वर्ण सम्मेलन। आगे देखेंगे पेटेंट और पीबीबी एफआर एक्ट में अंतर, ठीक है। पेटेंट तथा पीबीबी और एफआर में अंतर। पीबीबी मतलब प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ वैरायटी, एफआर मतलब फार्मर राइट एक्ट। पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट कानून विज्ञान और तकनीकी आविष्कारों के क्षेत्र में काम करता है। और जो पीबीबी और एफआर होता है, यह एक्ट पौध प्रजातियों के संरक्षण और किसानों के अधिकारों के क्षेत्र में काम करता है। पेटेंट जो होता है 20-25 वर्षों के लिए होता है, और यह जो पीबीबी और एफआर एक्ट होता है यह 15 से 18 वर्षों के लिए होता है। पेटेंट कानून के तहत पेटेंटधारी किसी और उत्पादों का अनाधिकृत उपयोग रोक सकता है और उसे अपने पेटेंट के तहत विशेषता मिलती है। और जो पीबीबी और एफआर एक्ट होता है, इसके तहत प्रजातियों के संरक्षण के लिए पंजीयन किए गए उत्पादों का उपयोग समांतर किसानों को सीमित रूप से ही किया जा सकता है। इसमें उत्पाद का उपयोग सिर्फ अनुमानित या अनुमति प्राप्त करने वालों को ही हो सकता है। तो यह था दोनों में अंतर। आगे देखेंगे जैव विविधता क्या है, इसको सीवीडी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैव विविधता जीवित जीवों के बीच किसी भी कारण से उत्पन्न वह विविधता होती है जो किसी भी एक उपजाति के जीवों के बीच में
हो या विभिन्न उपजातियों के जीवों के बीच में हो या पारिस्थितिक तंत्र के कारण हो। जैव विविधता पर समझौता, इसको CBD के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुपक्षीय समझौता है जो 29 दिसंबर सन 1993 ईस्वी को रियो डे जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, 29 दिसंबर सन 1993 ईस्वी को रियो डे जेनेरियो में हुआ था। बहुत सारे देश के साथ यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य देशों को छोड़कर देशों में से 4-5 को छोड़कर इस संधि की पुष्टि की है। ठीक है, सभी ने इस संधि की पुष्टि की है। तो यह क्या है, यह एक बहुपक्षीय समझौता है जो 29 दिसंबर 1993 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो में हुआ था। बहुत सारे देशों के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य देशों में से 4-5 को छोड़कर सभी ने इसकी पुष्टि की है। इस समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई, परंतु यूनाइटेड स्टेट ने समझौते या संधि पर हस्ताक्षर किया परंतु इसकी पुष्टि नहीं की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि जैव विविधता को बनाए रखना या जैव विविधता को संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों या अवयवों का निर्वाह साधनिक रूप में लगातार लंबे समय तक उपयोग करना, जन्म संबंधी संसाधनों से उत्पन्न लाभ का निष्कपट तथा न्याय संगत बंटवारा करना। आगे देखेंगे कॉपीराइट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो कॉपीराइट देखिए क्या होता है, जब आप जैसे किसी ने आपका पेटेंट करवाया, ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ ना, यदि यही आप वीडियो डाल देंगे तो मेरे पास एक मैसेज आएगा कि आपका किसी ने वीडियो यूज किया, क्या वो आप उसके वीडियो पर कॉपीराइट देना चाहेंगे। तो यदि मैं हाँ कर दूंगा तो उसके ऊपर कॉपीराइट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मेरा वीडियो है और समझ लीजिए यूट्यूब की तरह से मैंने इसको पेटेंट करवाया है। ये इसी प्रकार से होता है, जब आप कोई आविष्कार किए हैं उसका पेटेंट करवाएं, कोई और यूज करेगा तो उसके ऊपर कॉपीराइट एक्ट लग जाता है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। अभी हमारा जो चैनल है 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो चैनल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यह बौद्धिक संपदा का एक रूप होता है जो लेखकों, कलाकारों, वास्तुकारों, चित्रकारों, नाटककारों, सॉफ्टवेयर उत्पादकों आदि को अपने क्षेत्र में सृजन या उत्पत्तियों की सुरक्षा से संबंधित दिया जाने वाला विधिवत अधिकार होता है, जिसे कॉपीराइट बोलते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि इस प्रक्रिया में सृजित व्यक्ति या को सुरक्षा तथा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो सृजित व्यक्ति होता है, जो सृजन व्यक्ति जो किसी चीज़ को बनाता है, उसको सुरक्षा तथा प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण समाज का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होता है। उन व्यक्तियों की सृजन शक्ति में आधिकारिक वृद्धि होती है तथा अन्य व्यक्तियों में अधिक वृद्धि करने की भावना होती है और व्यक्तियों में अधिक सृजन की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का कुछ क्वेश्चन। आगे देखेंगे क्वेश्चन जो कि मैं ऐसे लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। ट्रेडिशनल नॉलेज का संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। तो बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण प्रणाली इस मायने में एक समस्याग्रस्त प्रणाली है, वह उसूलन सार्वजनिक दायरे में मौजूद ज्ञान का संरक्षण नहीं करता, यानी ऐसा ज्ञान जिसमें एक या एक से अधिक लोग भागीदार होते हैं, इसका संरक्षण यह नहीं करता। इस प्रणाली द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, ट्रेडिशनल ज्ञान को। दूसरे, जिन आविष्कारों के अति आधुनिक और परिष्कृत नहीं माना जाता, उनके बदले लाभ पहुँचाने के प्रावधान इस प्रणाली के कानूनी ढांचे के पास नहीं होते हैं। इससे होता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में टिकाऊ विकास में योगदान देने वाले ऐसे योगदानों को इस प्रणाली का लाभ नहीं मिल पाता जो ऊंची प्रौद्योगिकियों की कसौटियों पर खरे नहीं उतरते हैं। थोड़ा टफ लैंग्वेज दिया है इस सीरीज में, मैं आप लोगों को इसको लिख के बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 30 लाइक अगर नहीं होगा तो आगे वीडियो नहीं आएगा। जब मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, फिर बाद में बोलेंगे सर आप ऐसे बोल रहे हैं, लाइक करने के लिए बोल रहे हैं। तो भैया लाइक तो कम से कम कर दिया करिए, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत मेहनत से बनाए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया। धन्यवाद, जय हिंद।